अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको जैसलमेर की यात्रा पार्ट 5 के बारे में बताया गया था कि एक स्कूल के द्वारा बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया और वो यात्रा थी जैसलमेर की। यानी जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वो लोग घूमने के लिए निकले और उनकी टीचर ने जैसलमेर जाने का फ़ैसला किया। तो शैक्षणिक भ्रमण में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो चलिए लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये है त्रिकुटा पहाड़ी पर। तो चलिए इसे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय बाद हम सब लोग त्रिकुटा पहाड़ी पर बने जैसलमेर दुर्ग पहुंच गए। ये पहाड़ी का नाम है त्रिकुटा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड है। गाइड ने बताया कि इस किले को सोनार दुर्ग भी कहते हैं। अच्छा, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ की हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी होती है तो एक गाइड ज़रूर होता है। तो वो हमें उस चीज़ के बारे में सारी मालूमात जो है वो देता रहता है कि कहाँ इसको क्या कहते हैं, ये कैसा है, किसने बनवाया वगैरह। तो इसको सोनार दुर्ग यानी सोनार का किला भी कहते हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला। इसका निर्माण 1156 में राव जैसलमेर द्वारा करवाया गया। ये नाम है जिन्होंने इस किले को बनवाया था। इस किले के 4 विशाल द्वार हैं। द्वार का मतलब दरवाजे, जिनके नाम हैं सूरज पोल, गणेश पोल, अक्षय पोल और हवा पोल। तो ये चारों जो हैं ये इनके दरवाज़ों के नाम हैं। यह राजस्थान का तीसरा प्राचीनतम दुर्ग है। तीसरा यानी कि इससे पहले और भी 2 किले हैं जो ज़्यादा प्राचीन यानी कि पुराने हैं, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। किले के मजबूत परकोटे में 99 बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज कहते हैं गुंबद वगैरह को। ये किला त्रिकुटा पहाड़ी के सुनहरे और पीले पत्थरों से बना है। यहाँ पहले से ही अनेक पर्यटक थे। पर्यटक यानी कि जो विजिटर्स यानी जो देखने के लिए आते हैं, विदेशी वगैरह वो, और उनमें से विदेशी यात्रियों की संख्या बहुत अधिक थी, जो इस महल की दीवार, धरती, परकोटे, चीज़ें बड़ी उत्सुकता और लगन से देख रहे थे और कैमरे में कैद कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा जैसलमेर दुर्ग के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और अगर कभी आप जैसलमेर घूमने के लिए जाएँ तो ये किला ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किला अब तक के देखे किलों में सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। यहाँ का बिलास महल, रंग महल, जनाना महल, मोती महल और गज महल आदि देखे। तो देखिए बिलास महल ये सब अलग अलग महल हैं। रंग महल है, जनाना महल है। जनाना महल यानी कि जहाँ पर लेडीज़ रहती थी उनके लिए अलग महल हुआ करता था। जनाना उर्दू में लेडी यानी औरत को कहते हैं। तो मोती महल और गज महल। गज महल यानी हाथी, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी महल। महलों के अंदर भित्ति चित्र, नक्काशीदार दरवाजे, झरोखे आदि दर्शनीय हैं। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, देखने लायक। महल की खिड़की से पूरे नगर का दृश्य दिखाई दे रहा था। दृश्य यानी कि नज़ारा। जयपुर में देखे हवा महल की खिड़कियां याद आ गईं, जहां से रानियां पूरे शहर को देख सकती थीं। और इस बात को गाइड ने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हुए कहा था, कीमती जेल कह सकते हैं। अच्छा, क्यों कहा होगा इसे कीमती जेल? क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि लेडीज़ को बाहर निकलकर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ़ अपने महल में ही घूम लिया करती थी और उनके लिए बहुत सारी मतलब कुछ महल ऐसे बनवा दिए गए थे कि जहाँ पर ज़्यादा खिड़कियाँ हों, वो जहाँ चाहें जिस खिड़की से चाहें उधर की तरफ देख सकें। तो इसे कहा गया है कीमती जेल, क्योंकि रानियां महल से बाहर नहीं जा सकती थीं। बच्चे खिड़कियों से झांक झांक कर अपने आप को किसी राजा रानी से कम नहीं समझ रहे थे। आशिमा को तो ये भी कहते हुए सुना कि खिड़कियों को किसी न किसी रानी ने भी छुआ होगा। चलो रानी के स्पर्श को अनुभव कर लेते हैं। और सबकी हंसी की गूंज ने वातावरण में रंग घोल दिया। स्पर्श कहते हैं छूने को। तो उनका क्या कहना था कि किसी खिड़की को रानी ने जब छुआ होगा तो चलो हम भी छू लेते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम रानी के हाथ को छू रहे हैं। घूमते घूमते शाम का अंधेरा फैलने लगा था। सब लोग बसों में आकर बैठ गए।
बसें होटल की तरफ चल दी। रास्ते में कठपुतलियों से सजी दुकानें देखकर गाइड ने सब बच्चों को बताया कि कठपुतली बनाना यहाँ की पुरानी कला है। आपने देखा होगा कठपुतलियाँ ज़्यादातर आपको राजस्थानी लिबास पहने हुए अक्सर दिखाई देंगी। यानी जो लकड़ी की बनी, कठ का मतलब होता है लकड़ी, तो काठ से बनी हुई होती है, यानी लकड़ी से बनाई जाती हैं कठपुतलियाँ। और उनके जो पोशाक यानी जो वेशभूषा, उनके जो कपड़े होते हैं वो राजस्थानी रंग लिए हुए होते हैं। पहले लोग इनका नृत्य, नाटक आदि मनोरंजन के लिए देखा करते थे, लेकिन आजकल ये सजावट की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। पर्यटक इन्हें यादगार के रूप में ले जाते हैं। विदेशी पर्यटक इन्हें ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है डिजिटल हो चुका है। अब कौन इन खेलों को देखना पसंद करता है। पहले लोग बड़े शौक़ से कठपुतलियों का नाच देखा करते थे। रात के 9 बजे सब लोग होटल में पहुँचे। डाइनिंग हॉल में पहले से खाना लगा हुआ था। बच्चों ने बहुत रुचि ले लेकर खाना खाया और ट्रिप इंचार्ज ने सब बच्चों को सो जाने का निर्देश देते हुए कहा, कल ठीक 4 बजे आप सब मुझे होटल के मैदान में मिल जाने चाहिए। यानी कि ट्रिप इंचार्ज, एक इंचार्ज को बनाया जाता है। जिस तरह से आपकी पिकनिक ले जाई जाती है तो एक इंचार्ज होता है और वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ऐसा करना है, यहाँ मिल जाना है, सभी बच्चों को यहाँ मिलना है। तो आपको मतलब वहाँ पर भी यही बताया जा रहा था कि इंचार्ज ने क्या कहा कि सब मुझे होटल के मैदान में मिल जाने चाहिए। कल हम सब सूर्योदय यानी कि सनराइज़ देखने जाएंगे। सनराइज़ यानी निकलता हुआ सूरज, यानी उदय होता हुआ सूरज। आलसी बच्चों की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, यानी जो बच्चे सोते रह जाएंगे उनको हम छोड़कर ही चले जाएंगे। आगे देखें। सबको शुभ रात्रि कहकर उनके कमरों में जाकर आराम करने की आज्ञा दे दी गई। बच्चे अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात को उनके कमरों की निगरानी करते समय हमें ऐसा ही सुखद अनुभव हुआ और हम लोग भी निश्चिंत होकर सो गए। निश्चिंत यानी बेफिक्र होकर सो गए। प्रातः 3:45 यानी कि 3:45 पर सब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तो हमने देखा बच्चे मैदान में एकत्र होने शुरू हो गए थे। एकत्र यानी कि इकट्ठा होना, जमा होना। उनकी आज्ञाकारिता और चुस्ती तारीफ़ के योग्य थी। 3:50 तक सभी बच्चे मैदान में खड़े थे। उनकी उपस्थिति के बाद सबको बसों में बैठने की आज्ञा दे दी गई और हमारा दल चल पड़ा सूर्योदय देखने के लिए। सूर्योदय देखने के लिए गढ़ीसर झील तक जाना पड़ता है। इस झील का निर्माण राजा गढ़ी सिंह ने वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए किया था। वर्षा यानी बारिश का पानी जो है वो झील के अंदर जमा हो जाए, इसलिए इसका निर्माण किया था। और वो किसने किया था? गढ़ी सिंह ने। तो इसी के नाम पर उस झील का नाम पड़ गया, जिस कारण इसका नाम गढ़ीसर पड़ा। गढ़ीसर के ऊंचे बुर्ज वाले द्वार के पास अनेक पर्यटक पहले से खड़े थे। सब बच्चों को पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन वाइज पंक्तिबद्ध इस प्रकार से खड़ा कर दिया गया कि सब सूर्योदय देख सकें और किसी दूसरे के लिए रुकावट न बने। सूर्योदय के समय पल पल आकाश अपना रंग बदल रहा था। देखते ही देखते लाल और संतरी रंग का शीतल अनुभव देने वाला बाल रवि उदित हुआ। रवि यानी कि सूरज उदित हुआ और उस एकांत स्थान में टिक टिक और कैमरों के क्लिक के शब्द गूंजने लगे। जो लोग सूर्योदय देखने के लिए सांस रोके खड़े थे एकाएक मुखर हो गए। मुखर यानी बोलने लगे। जो स्थान अभी तक निशब्द था, यानी कि सब खामोश खड़े हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वह स्थान जीवन से भरपूर लगने लगा। यानी कि अब वहाँ पर इतनी बोलचाल होने लगी कि लग रहा था कि यहाँ पर जीवन भरपूर जीवन है। वापस होटल तक पहुँचते पहुँचते 7 बज चुके थे और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। होटल में वापस आकर ट्रिप इंचार्ज ने सब बच्चों को स्नान आदि करने के लिए कहा और 9 बजे डाइनिंग हॉल में बुला लिया। स्नान आदि कहते हैं यानी कि नहा धोकर डाइनिंग हॉल में आ जाना। बच्चे बाहर आकर इतने जिम्मेदार और कुशल हो जाएंगे, इस बात से बहुत खुशी हुई। 12 बजे दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों को सामान की खरीदारी करने का समय दिया। सब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से सामान खरीदा। शाम का समय सूर्यास्त देखने के लिए निश्चित था। ठीक 3:15 पर बसें सैंड ड्यून्स जाने के लिए तैयार थी। सैंड का मतलब होता है रेत और ड्यून्स यानी छोटी छोटी चट्टानें, पहाड़ियाँ। तो सैंड ड्यून्स जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सब बच्चों को गर्म कपड़े ले जाने के लिए कह दिया गया था। ठीक 3:30 पर बसें मरु टीलों की तरफ जा रही थी। मरु मैंने बताया आपको कि रेत के टीले।
जो ऊंचे ऊंचे टीले पहाड़ी की तरह दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। यातायात के लिए ऊँट गाड़ी को प्रयोग में लाया जा रहा था। यातायात यानी कि आने जाने के लिए। जिससे दिखाते हुए गाइड ने पूछा, बच्चों ऊँट रेगिस्तान का क्या है? बच्चे एक साथ बोले, जहाज़। गाइड उनके उत्तर से संतुष्ट हो गया और खुश हो गया। मैंने भी सुख की सांस ली। एक निश्चित स्थान पर जाकर बसें रुक गईं। दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। हवा के साथ रेत का उड़ना लगातार जारी था। आगे जाने के लिए ऊँटों का इंतज़ाम किया गया था। देखते ही देखते एक लंबा चौड़ा काफिला आगे बढ़ चला। ऊँट की पीठ पर सवारी करना भी एक अभूतपूर्व अनुभव था। थोड़ी देर बाद हम सब रेत के टिब्बों के पास आकर रुक गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। विदेशी पर्यटक यहाँ पर भी कम नहीं थे। धीरे धीरे वह पल भी बहुत नज़दीक आ गया जिसके लिए हम सब वहाँ पहुँचे थे। सूर्यास्त देखना भी बहुत रोमांचकारी अनुभव था। सबकी आंखें अस्ताचल की तरफ जाते सूर्य की तरफ लगी हुई थी। सुबह की तरह अब भी सूरज लाल नारंगी जैसा दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे वह लुप्त हो गया, जो आश्चर्यजनक था। अब वापसी का समय था। हम सब लोग ऊँटों पर सवार होकर बसों पर पहुंच गए और शाम के 7 बजे तक सब लोग होटल वापस आ गए। मौसम ठंडा हो रहा था। ना चाहते हुए भी स्वेटर पहनने पड़े। रात के खाने के लिए हम सबको डेजर्ट कैंप जाना था। 9 बजे हम लोग कैंप पहुंच गए। एक शाही स्वागत ने हम सबका दिल जीत लिया। वहां खाने के बाद सब लोगों ने लोकगीत और लोक संगीत का भरपूर आनंद उठाया। रही सही कसर डिस्को ने पूरी कर दी। बच्चों में ऊर्जा कहाँ से आ जाती है, हैरानी हो रही थी। रात 11:30 पर हम सब होटल वापस आ गए। अगले दिन हमारी वापसी थी, लेकिन पर्याप्त समय हमारे पास था, अतः बच्चों को जैन मंदिर के दर्शन करवाए गए। दोपहर का खाना खाने के बाद सबको अपना सामान संभालने के निर्देश दे दिए गए। शाम 3:30 पर वापसी के लिए हमारी रेलगाड़ी में आरक्षण था। आरक्षण यानी कि रिज़र्वेशन हम करवा लेते हैं ना, कहीं जाते हैं तो टिकट अपनी रिज़र्व करवाते हैं, बुक करवाते हैं, उसे आरक्षण कहते हैं। सभी बच्चों को साथ लेकर हम सही समय पर स्टेशन पहुंच गए और वापसी के लिए हमारा सफ़र शुरू हो गया। बच्चों की अंताक्षरी फिर से शुरू हो गई और मज़ेदार बात तो ये थी कि कभी कभी कोई मस्ती में आकर राजस्थानी गाना भी गाने लगता था। रात के खाने के बाद सब बच्चों को सोने के लिए कह दिया गया, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन की यादें अपने दिमाग में सोच रहे थे। कोई यात्रा प्रसंग लिख रहा था। प्रसंग यानी कि अपनी यात्रा के बारे में, उन्होंने क्या किया, क्या देखा। कोई मोबाइल पर फ़ोटो देख रहा था, कोई अपने द्वारा लाए हुए उपहार देख रहा था। हमने किसी को भी तंग करना ठीक न समझा, क्योंकि हम जानते थे कि लंबा सफ़र है, लगभग 768 किलोमीटर का, जो प्रातः 11:30 से पहले समाप्त नहीं होगा। अतः अपनी अपनी बर्थ पर आकर आराम करने लगे। तो यहाँ पर ये ट्रिप ख़त्म हुई और जैसलमेर की यात्रा ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डिक्टेशन जब आपको बोला जाता है तो आप मात्राओं में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इनके ही लिखने वाली इस सब पार्ट के विभा कुमारिया शर्मा, ये लेखिका का नाम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपका लेसन यानी कि पार्ट 5 जैसलमेर की यात्रा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ जो इसमें आपको समझाया गया है वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।